Dhruv Rathi is an Indian YouTuber who primarily does political commentary. And during this political cycle over here in America, I was also doing some commentary, you know, putting my 2 cents out there and wanting to see a better regime in our government. And fortunately, I think we did that. And I think we have the right people in play. But he has this open challenge, right? Open challenge to politicians. Mission Swarhad. I don't want to try to like mispronounce this, but from what I understand, he's calling out for like public health, public education, and poverty. All things I'm very interested in seeing what's going on over there. And I'm just very interested to see what you guys have to say in the comments as well, because you guys like to let me know where I'm wrong. But most importantly, so many of you like to give me the really good information of what's actually going on over there. आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और Red Robin Hood? गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। Wow, this is actually kind of crazy to see. He knows he has a insane audience and insane reach, and he wants and he's calling out to be able to do something like this. Fantastic. पलटने की जनता का हिसाब, not even calling out, taking the action to do something, like literally putting his money or his crow where his mouth is. मांगने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से, खासकर महाराष्ट्र के लोगों से मेरी एक अपील है कि फिल्में देखिए। हिंदी फिल्में, मलयालम फिल्में या मराठी फिल्में देखिए। बहुत सारी बढ़िया मराठी फिल्में हैं, जैसे कि सैराट, नटरंग, जोगवा, माती माय, श्वास। और फिल्में नहीं देखनी तो अमृता फडणवीस का गाना सुन लीजिए। ओ लाल मेरे, ओ लाल मेरे, हाँ। या फिर अमृता खानविलकर का लावनी डांस देख लीजिए। मेरी अपील है कि आप अपनी एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहने दें, ताकि आप राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढना बंद करें। क्योंकि बात क्या है ना दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगोगे तो आपको एक्चुअली में बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी। एक तरफ है महायुति अलायंस, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। दूसरी He's not wrong. If you look at politics like sports, politics becomes way more fun, way more entertaining. तरफ है महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। I just saw a picture of Modi, and whatever team Modi is on, I'm Team Modi. 6 मेन पार्टीज के अलावा कई और छोटी पार्टीज भी हैं जिनके स्टेक्स रिलेटिवली कम है, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अलायंसेस को मिलाकर करीब 50 नेता बागी हो चुके हैं, यानी अपनी पार्टी बदल चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, इन बेचारों की आइडियोलॉजी का मिसमैच हो गया था। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी। Great content needs a great audience, like Santa Claus needs cookies. What? No. बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट। जो नेता बागी नहीं हुए हैं उनकी अपनी अलायंस के अंदर खटपट चल रही है, और दोनों अलायंसेस के बीच में अपनी चुनावी फाइट तो है ही। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने बिग बॉस को फेल कर रखा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, बिग बॉस टाइप Now I know who Big Boss is. Shout out to you guys. एंटरटेनमेंट आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, वैसे ही ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट जनता के लिए हानिकारक है। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे। जागरूक पालक, सुदृढ बालक, आरोग्याची वारी, पंढरीच्या वारी। बैक टू एनसीपी का, मैं एनसीपी में, मैं 99 से एनसीपी में हूँ। आज भी मैं एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी। जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाव, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे। तुम्ही Hold on, what is he saying? सपोर्ट टू बीजेपी। जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला The party that tells you धर्म बचाव, धर्म to protect your religion, धोके में है, your religion is a danger. खरं In म्हणजे reality, ते धर्माला प्रार्थना करतायत they are की praying आमचा for पक्ष you to धोक्यात आहे। तुम्ही that our party is a danger. इस to save राजनीतिक us. सियासी सर्कस का असर ये हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा है।
No one is talking about the feasibility analysis and promises they make in the manifesto of the parties. क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? इसलिए कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में, वेब सीरीज, नाच गाना देख लो, लेकिन राजनीति में मसाला मत ढूंढो। नेता आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दो। लड़ने दो, मरने दो, कटने दो। Interesting. It seems like we have something very similar going on here. We did, at least our elections are primarily up. We have some more coming up in the near future, but it definitely seems like there was two sides of the parties that were mostly fighting against each other. One side is very much for the people, and the other side was talking about coexisting and being friendly and accepting other ideas. But when you came action to have some type of like dialogue, you were a racist, you were a bigot, you were all of these crazy things. So it sparked a strong movement over here, and it seemingly from what I'm understanding, it seems like there's a government in place, or there's a large portion of the governance in place in India that is like deceiving. Mainstream media is lying to you. It's all propaganda with stuff like Big Boss and other entertainment and other movies like that showed that kind of that message. It's interesting. It's interesting the parallels. It's like very similar but very different at the same time. Of like the political issues, the geopolitical issues that you guys have, we also have. It's like same, but different, but still same. मुद्दों को ढूंढो कि रोजगार मिलेगा या नहीं, किसी कंपनी से चंदा लेकर उनकी खराब दवाई तो पास नहीं करा दी जाएगी, औरतों के लिए सुरक्षा होगी या नहीं, किसी अमीर बाप का बेटा अपनी पोर्शे की गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उन्हें जस्टिस मिलेगा या नहीं, महंगाई पर लगाम कसी जाएगी या नहीं, किसानों के जीवन में हरियाली आएगी या नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। जनता के मुद्दे तो मैंने बहुत उठाए हैं, उनके सॉल्यूशंस की भी बहुत बात करी, लेकिन अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना, और इसीलिए इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। In the comments down below, we have like, I'm sure we have more than 2. We're like 3 political parties. We have Republicans, Democrats, Liberals, and then, you know, some, I guess, smaller ones, but it's really just 3. Can you guys list out all 6 of your parties and explain like a little bit more about them for me? हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की, और साथ ही साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाने की। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवा Hell yeah, dude. I love seeing somebody who knows they have the power and knows they have the support behind him with his you know, I don't want to be rude and call them subscribers, viewers, followers, whatever you want to say. He has the money, he has the resource, he has the back, and he's like, yo, let's shake some shit up. शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मिशन को स्वीकार करेगी, हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। एग्जैक्टली क्या वो सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए महाराष्ट्र में सही मायनों में डेवलपमेंट देखने के लिए, जनता का विकास होते हुए देखने के लिए। आइए डिटेल में समझते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। Break this down. Being forced to see ads? Getting paid to see ads? Do you know how much? Once more, from what I understand, Modi is great. Modi seems like a great human being, so I'm Team Modi at the moment. We'll see where I line at the end of the video. महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए। Okay, so perfect. This opposition manifesto promises 3,000 to women caste census. The Mahavakas promise to provide free bus travel to women. I'm assuming women cylinders at 500 rupee rate. Strong are laws to ensure women's safety. Cervical cancer vaccine for girls 9 to 16. Age group 2 days. I'm assuming work leave every month. Unemployed youth, the bloc said, will be given a monthly pension of 4,000, I guess, rupees. And state scholarship schemes will be expanded. Beautiful. Like to see women's rights. देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी हैं। लाडली बहन योजना के तहत महिला Okay, now the Mahuti government promises to raise the monthly allowance from under the Ladli Bahini scheme
from 15 to 21. I'm not too sure what that is. Additionally, they plan to recruit 25,000 women into the police force to enhance women's safety. That's interesting. That's an interesting way to look at it, because from what I'm saying, this is only 25,000 women would only get that extra bit of safety since they would be in the workforce. And I mean, theoretically, you would see, women police officers would look out for women in the public sector, but then that's creating like this weird underlying sexism issue. I don't think that in itself is the best point. Point number 2. Farm loan waiver and financial assistance to farmers. The government has pledged a loan waiver to farmers along with an annual payment of 15,000 RUs. Is that one? The Ross? Under the in addition, farmers will receive a 20% subsidy on the minimum support price. महिलाओं को ये 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए देंगे. सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन 1500 से बढ़ाकर Increase old age pension. Under the promises, the monthly pension for senior citizens will be increased by $600. I don't know if $600 a month is really going to help all that much. Granted, if you had an extra $600 a month here in the States, that would help. 2100 रुपए कर दी जाएगी. I know that's not a one-to-one. That's not a one-to-one, right? So I totally get that. 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे. The government promises the creation of 25 jobs. Additionally, they will provide 10,000 per month as tuition support to 10 students. I'm trying to pronounce that correctly. And helping them with their educational expenses. Now that I can read a little bit of this, farm connection roads in 45,000 villages. Myatt aims to build farm connection roads and enhancing rural infrastructure. किसानों को 1250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने. बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक कर पैसे बांट रही हैं जनता में. कल्पना चावला ने तो अंतरिक्ष Okay, beautiful. So both sides are kind of throwing away, like just saying, hey, we're going to give you a little bit more money. Not a lot of bit more money, but a little bit more money. That's like $600 more. And I'm looking at it simply for me, right? I don't have a kid. I have a dog and a girlfriend, and she and I both work, and we both do very well for ourselves. And our expenses are kind of, it is where it is. But I know a lot of families, $600 could make or break, and then $600 couldn't even break. Like, they're so far behind. So I'm curious to see what in the comments. I can't wait to see what all you guys give me. तक उड़ान भरी थी, लेकिन नेताओं की कल्पना दाल चावल से ऊपर तक नहीं उठ रही है. इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका. कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब That's true too. That our government did the same thing. The same people that are, once more talking about coexisting and being, supportive of opposing ideas was the same ones trying to get people's votes with hey, look, you remember the student loans, and hey, look, we give you reimbursement checks and shit. And it's just like they're doing that in the sense of we're gonna eat that up, oh my god, whatever you're gonna do, a $750 loan for people in North Carolina, let's just send billions overseas to a war that we shouldn't even be in. It's so सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से. So frustrating. जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है. Okay, hold on. Personal income tax is now accountable for a large share of the government revenue. Oh, income tax is accountable for a large share of government revenue. So isn't that a bitch? You guys go to work all damn day, busting your balls, and the government says, we got to take more. Marketing only the third time this has happened over the 3 decades, from 35% during the United Progressive Alliance. Man. बुरी खबर ये है कि I mean, if you got $100, the government's like, hey, 35, right here. Give it right here. Give me your crows right here. मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है. Which in taxes and in theory should go to paying for infrastructure. In my ideal world, it's healthcare, it's education, the infrastructure for your nation, obviously the military, and other things like that. I just don't trust the people in our current government to be able to appropriate those funds and not line their own pockets a little bit, if you know what I'm saying. सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है. इसकी वजह से डिमांड पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अगस्त के महीने में Who shrank? And I'm sorry I'm pausing this, y'all, but if you really want me to understand this and get some context, then
You gotta work with me a little bit. And the most quotes of quotes in the recent days, Nara said premium consumption still continues to be fairly strong, but the middle segment, which used to be the segment that most FMCGs used to operate in, seemed to be shrinking. Another bellwether indicator, car buying, has been struggling after runaway growth in post-COVID years. The Federation of Automobile Dealers Association, the FADA, admitted in August that the inventories at the factories and dealerships have soared to an all-time high, over 7 lakh units. What is that? Please explain. Valued at 73,000 crore. Woo! Even the fastest moving SUV segment. किया कि फैक्ट्रियों और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री इकट्ठी हो रखी है. Just accumulating that amount in inventory, so it's just nothing. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट मंथली रिव्यू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है. ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लो डाउन से बच नहीं पा रही. एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ देखो. पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में अर्बन ग्रोथ 10.2% पर थी. इस बार 2.8% पर आ गई. और ये that's not a good shrink. चीज हम जानते हैं कि मिडिल क्लास That's bad. That's real bad. That's not good. की एक बड़ी परसेंटेज शहरों में रहती है. तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली चीज तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है. आईएलओ की इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 ने We're literally facing the same exact issues. The same. I mean, different, but still same. Oh my God. बताया कि 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है. अगर रोजगार मिलता भी है तो तनख्वाह बहुत कम होती है, और अगर तनख्वाह कुछ ठीक ठाक हो भी जाती है तो टैक्स का बोझ आ जाता है. डायरेक्ट टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स का भी बोझ होता है जो महंगाई का रूप ले लेता है. जब सर्वाइवल इतना मुश्किल हो रहा है तो बेचारे Inflation's like karma. It's a bitch. It don't matter where you at. It's gonna get you. मिडिल क्लास युवा चिल कैसे करे. पीस पुलाव 95, दाल मखनी 56, पनीर पकौड़े 45, टोटल 356, टैक्स लगा के 403. टैक्स किस बात का? खाने पे भी टैक्स? अच्छा, बात यह भी है कि टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टैक्स के बदले मिल क्या रहा है मिडिल क्लास लोगों को. सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को लोग पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहां कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ती जा रही है. हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए. मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल ने पहली क्लास में एडमिशन. Same thing here. Our public education sucks. And I'm sure you guys make fun of our public education over there, except for when our higher education. But then even with higher education, the higher education's been completely corrupted. So now if you get a degree at, like, I live in Georgia, at the University of Georgia, if you got a degree today, it means dick and balls compared to what it was 10 years ago, to 20 years ago, to 30 years ago, 40 years ago. 40 years ago, that super meant something. Nowadays, not so much. And it's private institution and these private continuing education places that are really starting to thrive. But you gotta have that money. मिशन के लिए 86,000 रुपयों की डिमांड करी. पेरेंट्स ने स्कूल में फीस हाइक के बारे में सवाल किया तो स्कूल मैनेजमेंट ने दो टुक जवाब देते हुए कहा कि या तो फीस भरो या सरकारी स्कूल में ले जाओ. बोरीवली के एक स्कूल में तीसरी क्लास की फीस 1,35,000 रुपए बताई गई. कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को चॉइस मिलती है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है. इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे. अगर बहुत सारे सरकारी स्कूल हो जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए तो इन प्राइवेट स्कूल की हालत बुरी हो जाएगी. कंपटीशन के चलते इन्हें अपनी फीस कम करनी पड़ेगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं. मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है और इसलिए वे अपना पेट काट कर उसे प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं. ये ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो मुंबई लोकल Damn, that sucks to see. We have the same things here of like kids. If you're a parent and you have a new kid and you're worried about putting them into school, you're like, how am I going to get my kid into like a monastery school if they're really young? How do I get them in private education? Do we homeschool them? Like, what do we do? Because if you go to public schools now, not only is it going to be a poor education, but it's also like way more of a violent place than it used to be, especially when I went to high school. And I was somebody who was kind of bullied and pushed around and whatnot, but it was never, it's not to the horror stories that you hear online or that you see on Twitter.
में हो रही ओवर क्राउडिंग के ये भयानक नजारे देखने को मिलते हैं। Damn. लेकिन इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर पल्ला झाड़ Super लिया जाता है। इस साल अगस्त के महीने में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा किया जिसमें बताया Son of a bitch. इस साल अगस्त के महीने में Over 51,000 people died in Mumbai local trains in the last 20 years, says Railways. Oh my god. The data submitted by both the Western Railways and the Central Railways following the petition filled one by who pointed out the higher fatality rate on the subway trains. Out of 51,802 people who lost their lives on trains, 22,481 have died on the suburban lines managed by Western Railroad in the past 20 years, while 29,321 people died on the lines managed by another company. In other words, too many people are dying by these railroads. Holy shit. सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा किया जिसमें बताया गया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की इन सबअर्बन ट्रेन से गिरकर 51,800 लोगों की मौत हो चुकी है। एवरेज निकाली जाए तो हर साल 2,500 से ज्यादा लोग मुंबई की इन लोकल ट्रेनों से गिरकर मर गए। More than 500,000 people have died from falling into Mumbai's suburban trains. Wow. इंसानों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है। बीएमसी के चीफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि इस साल बारिश कुछ ज्यादा हो गई इसलिए सड़क पर ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि बारिश की वजह से गड्ढे नहीं होते बल्कि सही ड्रेनेज ना होने की वजह से गड्ढे होते हैं। सरकारों को सही से सड़क बनानी कब आएंगी जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज हो, फुटपाथ हो, साइड वॉक हो। 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल When will Mumbai roads be pothole free? Sheesh, only 9% consecration work completed in the 16 months since order. After a 4-month-long monsoon break, the BMC resumed its road construction work on Tuesday, October 1st. However, nearly 2 years since Chief Minister first announced to make that Mumbai roads pot free. Yeah, this is a broken promises, man. This is just what we got out of with our government, making false promises or like saying that they would do something and didn't do something and they wouldn't do it, but wound up doing it. 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे। Pigs roamed as relatives of patients went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. कोई हाइजीन और सफाई नहीं थी। उससे एक हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की The Bombay High Court has taken notice of the dire conditions in 2 hospitals, particularly at a facility where ended were 31 deaths, including 16 children, were recorded within 72 hours. Holy shit, guys! Come on. The court has demanded detailed information regarding budgetary allocations as it issued stern warning to the state, emphasizing that a lack of manpower on our medicines caused these deaths and such negligence. This is just that's unacceptable. At the end of the day, hospital like. कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल कहा था और सरकार को कड़ी चेतावनी इशू की थी। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पास इन हॉस्पिटल्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोग वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और वहां पर लुटते हैं महंगी फीस देकर। अब चलो, अपनी छाती पर मुक्का मारकर सब सहन कर लिया मिडिल क्लास ने, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल ही से, लेकिन प्राइवेट हवा कहां से लाओगे? फ्रंट लाइन में छपी हुई इस खबर को देखिए। दिसंबर 2020 में आईसीएमआर They're gonna get you on that premium air next. You're gonna go get you tired. Man, that's messed up. I shouldn't even make a joke like that. की रिपोर्ट रिलीज हुई। पता चला कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स की लिस्ट में। 2019 में महाराष्ट्र में 1,39,118 लोगों ने प्रदूषित हवा की वजह से अपनी जान गंवा दी। और ये wait, hold on. Over 1 million people died or lost their lives in 2019 because of air pollution. This accounts for 16.7% of the overall deaths in the country caused by air pollution. What?
1118 लोगों ने प्रदूषित हवा की वजह से अपनी जान गंवा दी। और ये प्रदूषण सिर्फ शहरों में नहीं है, बल्कि रूरल और सेमी रूरल इलाकों में भी गार्बेज का कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कूड़ा ओपनली सड़कों पर फेंक दिया जाता है, फिर गार्बेज डंप पर आग लगा दी जाती है और ये एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। मई 2022 की इस खबर को देखिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक पेपर पब्लिश किया था, एयर पोल्यूशन एंड पॉवर्टी, PM 2.5 एक्सपोजर इन 211 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के 97.6% लोग Yeah, don't show the climate change people over here those stats. You might they might have had an aneurysm or heart attack just hearing what I just heard. ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो I have a petition. We want to rename the George Washington Monument to the George Floyd Monument. सेफ लेवल के बियॉन्ड प्रदूषित है। सोचिए कि आपके घर के बच्चों की लंग्स पर, उनकी सेहत पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ता होगा। कितनी इलेक्शन रैलीज में आपने इन मुद्दों का जिक्र होते हुए सुना है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था, We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और based 100% based. I can't. It's to me now. It's not even just like, oh man, I can't believe our American government sucks. It seems like once bureaucrats get to a certain level, they just lose their sense of humanity, and you got to get actual people back in there and like, hey, what are we doing? We're paying these crazy taxes and we're getting subpar services, and why are you getting filthy rich from it? नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? शायद आप मेरे मुंह से ये आर्ग्यूमेंट सुनकर हैरान हो रहे हो कि मैंने तो हमेशा किसानों के मुद्दे उठाए हैं, भगत सिंह के विचारों को फैलाया है, गरीबों के हक की बात करी है, बेरोजगारों का दर्द समझते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो फिर आज मैं ये सब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर फाइनल डिटेल्स की है, मामले की बारीकियों को समझिए। मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को Okay, all you're telling me, all I'm hearing is I got a lot of videos to watch and react to. बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए Totally. If you're going to pay taxes and it's going to go to a government over one country that's supposed to be one community that's united, it should. I have no issues with my tax-paying money going to giving proper free education, free health care, and subsidizing other stuff like welfare for the elderly. Those are all great things that I don't think. I think if you go and look at the community and ask, we'd all be down for. But the issue is the people who are running those governing bodies and creating those budgets are creating these inflated budgets so they can line their pockets up more and be like, look, we need more money next time around because that lot wasn't enough. I got a new bag I gotta line and fill up. It's disgusting. अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाएं तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। अब बात जहां पैसे देने की आती है, उसका भी एक जस्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि अगर कोई देश रिसेशन में चला गया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही, डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है। ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जनता में इस पैसे बांटने की स्ट्रैटेजी को हेलीकॉप्टर ड्रॉप का नाम दिया है, और यह आइडिया पहली बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ पुराने भाषणों में इसका जिक्र सुना होगा। इस तरह डिमांड को स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाती है, लोग इस पैसे से कुछ खरीदेंगे, डिमांड आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, और इस तरह से एक ठप हुई इकोनॉमी को फोर्स्ड किक स्टार्ट दिया जा सकेगा। इकोनॉमिस्ट एडवर्ड मिगेल की 2019 की एक रीसेंट Over the past decade, there's been a surge of interest in a novel approach to helping the world's poor. Instead of giving them goods like food or services, like job training, just hand out cash with no strings attached. Now, a major new study suggests that people who get the aid aren't the only ones
who benefit. स्टडी ने भी इस फिनोमेना पर मुहर लगाई थी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन अब इमेजिन कीजिए पैसे बांटने को एक कंटिन्यूस चीज बना दिया जाए। वो सॉरी, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए। ये रुपये बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ दो मकसद है, पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या ये आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी It's definitely a type of slavery. It's a form of slavery. It's like an indentured form of slavery, or like an indentured servant in a sense, where it's like they can never make enough money to break free and become substantially financially stable on their own. They're always going to be under the burden of your supposed help with your siphoning of their funds. की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स वाशिम, गढ़चिरौली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सब। So can you guys let me know real quick, is there like tension from the West and the East? From what I understand, the West having more of the income versus the East? सबसे अमीर स्टेट है देश की। अगर पॉपुलेशन को हिसाब में भी लिया जाए तब भी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा में 2022-23 में महाराष्ट्र की 12वीं रैंक थी। ये भी अच्छी खासी रैंक है। तभी So West India is way more productive than East India? Is that what I'm understanding? महाराष्ट्र को एक प्रॉस्परस स्टेट की तरह देखा जाता है। लेकिन अब खेल देखिए, इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने रिसेंटली ईपीडब्ल्यू में पेपर पब्लिश किया जिसमें दिखाया गया कि इसी महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी पूरे देश की एवरेज से भी ज्यादा। The urbanized nature of the economic growth is masking the state's rural stagnation. In a recent paper, Economic and Political Weekly, the economist Serge Bahali said calculations shown rural poverty in Maharashtra to be deeper than the national average. Several economists argue with the old 2011 poverty line, but is no longer adequate. दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ एनसीआरबी का डेटा देखिए। 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इंडियन पिक्सल्स द्वारा दिसंबर 2022 में बनाया गया महाराष्ट्र का ये नक्शा देखिए। ये चिल्लाकर महाराष्ट्र में इनइक्वालिटी की कहानी कहता है, लेकिन नेताओं को कुछ सुनाई देता ही नहीं। इस नक्शे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हरे दिख रहे हैं वो अमीर हैं और जो रेड या ऑरेंज हैं वो गरीब हैं। ईस्टर्न साइड में सिर्फ एक नागपुर ग्रीन में दिख रहा है, उसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स रेड, ऑरेंज, येलो। इनका एनुअल जीडीपी पर कैपिटा 3 लाख से भी कम है। और वेस्टर्न साइड में सभी ग्रीन, सभी का 3 लाख से ज्यादा, मुंबई का तो 6 लाख से ज्यादा। जो ईस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है ये खेती का इलाका है, सूखा है। इसे विदर्भ that little green spot reminded me of like Los Angeles or California, you know? कहा जाता है। इसी इनइक्वालिटी से तंग आकर यहाँ स्टेटहुड की भी डिमांड उठती रही। लेकिन इस बिना पर आप कितने अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे? क्योंकि ये इनइक्वालिटी दोस्तों सिर्फ अमीर डिस्ट्रिक्ट्स और गरीब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच नहीं है, बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी है। यहाँ तो गांव की बात हो रही थी, शहरों में तो इनइक्वालिटी और भी ज्यादा है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे। The Huron Global Rich List in 2024 said that Mumbai comprised of 92 billionaires, only a third to New York, which led the list of 119 billionaires, and London, which houses 97 billionaires. Damn, that's a lot, especially in that little green spot of Mumbai. That's insane. बिलियनियर्स की संख्या के मामले में एक शहर में 92 बिलियनियर्स हैं। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है, और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी है, धारावी। रेडिट पर एक यूजर ने फोटो डाली थी जो वायरल हो गई। एक तरफ ऊंची इमारतें और वहीं We have Skid Row. We have something very, very similar to this. It's called Skid Row in California. And California I think should be, universally known as like a very wealthy place. But even if we just look up Skid Row, you could see it's just
homeless, trash, tents, all of this within the city of LA. You know, it's insane. पर चौर ये देखकर जावेद अख्तर का एक शेर याद आता है, ऊंची इमारतों से मक्का मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गया। चाहे फैक्ट्रियों के इनफॉर्मल लेबरर्स हों या कॉर्पोरेट कंपनीज में टॉक्सिक वर्क कल्चर झेल रहे फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज हों, शहर के मजदूर भी स्लेवरी में फंसे हुए हैं, वैसी ही स्लेवरी जैसे किसान झेल रहे हैं। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा So he wants to see from 1 to 15. That won't happen. काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। 1 to 15. I mean, realistically, landing at like maybe 8 to 9 will probably be realistic, especially if you shoot for 15. युति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। The BJP has promised waiving of loans for farmers, and the MVA has also promised a loan waiver of up to 3 lakh rupees. ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े, उसकी सालाना इनकम 15 लाख तक पहुंचे। आप बोलोगे क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं बता देता सोल्यूशन? ऑब्वियसली ये चीज संभव है, लोगों ने ऐसा किया भी है। द बेटर इंडिया में कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज छपी हैं जो साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने नेचर को समझा है, खेती के विज्ञान को समझा है, सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, उस हिसाब से फसल लगाते हैं, नेचुरल फार्मिंग से अपनी कॉस्ट कम करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन किसानों का मॉडल लेकर आपको पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में 44,728 विलेजेस हैं। सरकार फटाक से 9,000 एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स को सरकारी नौकरी दे। हर एक एग्री असिस्टेंट के पास 5 विलेजेस होंगे जहां उसे जाकर किसानों को ये सब बताना है, सिखाना है और करवाना है। सूखे This is exactly kind of what I was referring to in one of yesterday's videos that I was reacting to. That a lot of these areas that are super rural in India that are contrasted by these super developed areas in India, it's only going to be a matter of time before those areas, those rural areas get industrialized, urbanized, and then look like New York before long. की अगर समस्या आएगी, ड्राउट आएगा, तो उसके लिए भी डाउन टू अर्थ पोर्टल पर एक केस स्टडी छपी है। महाराष्ट्र का ही एक गांव है हिवड़े बाजार, बहुत गरीब गांव था। सूखे की समस्या थी, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे और फिर पोपट राव पवार गांव के सरपंच बने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और अपनी स्मार्ट थिंकिंग से गांव की पूरी तकदीर बदल दी। ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा, बहुत सारी परेशानी करके लोग गाँव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। अब ये गांव देश के सबसे प्रॉस्परस गांव में से एक है। पोपट राव पवार को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इनके बारे में नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो इनका मॉडल फटाफट पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? कौन सी मुहूर्त निकालने का इंतजार है? ये तो बात हुई फसल उगाने की। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए जहां वो सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो सके। किसानों के कोऑपरेटिव बनवा दीजिए, फूड प्रोसेसिंग में उनकी मदद कर दीजिए। डॉक्टर रमन जेनेयुलू ने फार्मर्स का ऐसा ही एक ब्रांड बनाया है, सहज आहारम। महाराष्ट्र के नेता भी ऐसा कर क्यों नहीं देते? केवल किसानों के लिए ही नहीं, दूसरे जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी भी दुकानें जमाने में मदद की जाए। बेरोजगारी की जो समस्या है, ये बड़ी कंपनियों से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते रोजगार में इजाफा नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या छोटे उद्योगों को प्रमोट करने से ही दूर होगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो लेबर इंटेंसिव होते हैं। You got to make it easy for mom and pa to open up a shop and be able to do business and do good for their family and their local community. हैंडमेड गुड्स कॉटेज इंडस्ट्रीज के चलते पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। सरकार भी इससे रेवेन्यू कमा सकती है। अरे महाराष्ट्र के नेताओं, कम से कम इस तरह के झूठे वादे ही कर दो। फिलहाल तो चुनावी वादों का लेवल ही इतना नीचे हो रखा है। क्वालिटी एजुकेशन का भी कोई वादा दिख नहीं रहा। फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए, फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और ये करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर भर्ती करने बंद करे जाए। 2 महीने always got to make sure that your next generation, or at least I believe that the next generation in front of you is the most important one that you should be focusing on, because at the end of the day, your time is going to be finite, right? And they're going to be the ones coming after, or coming
next after you, so you need to provide them all the same opportunity that you were given, if not more, to create a better community going forward. It's not about you, it's about the community at large and how you can affect the community, ideally for good, not bad. के जिला परिषद स्कूलों के 1 लाख टीचर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इन टीचर्स ने बैनर पकड़ा हुआ था, लेट अस टीच, यानी पढ़ा लेने दो हमें। सरकारी टीचर्स को दुनिया भर के कामों में उलझा कर रखा जाता है, चाहे दिल्ली के टीचर्स हो या महाराष्ट्र के। बाकी सब कामों के लिए एडमिन असिस्टेंट्स रखिए नौकरी पर। परमानेंट टीचर्स की संख्या को डबल कीजिए, अपने एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्कूल इंस्पेक्टर्स को नींद से जगाइए। केवल आपकी नीयत पर कृपा अटकी हुई है। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2011 में करीब 11 करोड़ के आसपास थी। अब इसका एस्टिमेट करीब 13 करोड़ का है और इस तरह महाराष्ट्र में 5,85,000 पुलिस वाले होने चाहिए, यानी जो अभी संख्या है उसका 2.5 टाइम्स होना चाहिए। इनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग टीम हो, टारगेट होना चाहिए कि Totally. This is the opposite of defund the police. This is fund the police and give them better training. 100%. महाराष्ट्र पूरी तरीके से क्राइम फ्री किया जा सके और यहाँ जो जस्टिस मिलता है वो हर एक इंसान के लिए बराबर हो, चाहे वो कितना भी अमीर या कितना भी गरीब क्यों ना हो। इसी तरह सड़क, बस, ट्रेन, अस्पताल में सब अच्छा किया जाए। पूरे महाराष्ट्र में सफाई रखी जाए जैसे दूसरे देशों में होती है और जिस वजह से इंडियंस दूसरे देशों से इतना प्रभावित होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग करवाई जाए। मुंबई के बीचेस को साफ सुथरा किया जाए। इसके लिए भी नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनको सैलरी देनी होगी। I know this is kind of crazy to say, but we also have this issue over here in the States. One, not to the same extreme, but like if we go to an island like Puerto Rico, which is, you know, under the American flag, they have a major waste and management issue. It was brought up during this election cycle, probably not in the most crass of ways, but it was brought up. इसके लिए इंस्पिरेशन ली जा सकती है अफरोज शाह जैसे लोगों से, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली मुंबई के बीचेस क्लीन करे हैं। इनके साथ 5 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं और क्या चमत्कार इन्होंने किया था, जिसकी वजह से 2016 में इन्हें यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। इसके अलावा सीख ली जा सकती है रवांडा जैसे देशों से। रवांडा अफ्रीका में एक देश है जो बहुत ही एक समय पर गंदगी भरा होता था, लेकिन आज अफ्रीका के सबसे साफ देशों में से एक है। इनकी सरकार ने मंथली कम्युनिटी क्लीनअप्स ऑर्गेनाइज कराया क्योंकि साफ सफाई रखना हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महीने में। Beautiful. I wish all governments would. I would be down if our government said, "Hey, once a month, everyone's going to go out to the parks, clean it up, do some stuff." I like that. एक दिन होगा जब देश के सभी लोग बाहर सड़कों पर निकलेंगे और अपने आसपास साफ सफाई करेंगे। इसकी बात डिटेल में मैंने इस वीडियो में करी थी। तो इस तरीके से ओवरऑल मुद्दा देखा जाए दोस्तों, तो नए एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, नए टीचर्स, नए पुलिस कर्मियों, नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी। He's talking about giving more infrastructure, more resources to these other areas. You're gonna, one, give everybody money anyways, but 2, going to create more jobs, create more incentive, and create more pride for your community, more nationalism for your country. सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर नेता क्रॉनी कैपिटलिज्म के मॉडल से बाहर निकलकर, ये चंदे धंधे के मॉडल से बाहर निकलकर अपने देश के लोगों को देख सकें, उनका दर्द समझ सकें। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा। I'm picking up what he's putting down. I fuck with that. है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करे। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे,
तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो, अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने में आपकी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिशन स्वराज का ये संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है। हर एक इंसान very interesting. I love the fact that we have a YouTuber here who's trying to do good for the country, do good for his community, and actually make change. It's beautiful to see. And the fact that he's willing to put his money where his mouth is, like, hey, whichever party does wind up making good on these words, I will support you and I will help you, not just by creating YouTube videos saying good things about you and highlighting all the good things that you're doing, but with the resources and the backing that I have. What a wonderful thing. And once more, I'll say it. I said it already in this video. I think with the rural areas of India that are, a little more poor than and maybe less educated than the urbanized areas, I think it's just a matter of time. And with generations and projects and at least strides in this direction, you just kind of put your head down, you just start running, you take long strides, and all of a sudden you turn back and you've made so much progress, right? So I'm excited to see what the next 10, 15, 20 years of India's growth and cultivation look like. Mostly because I'm invested in the stock market now. Just kidding. Well, I actually am.